कर्मावती बूंदी की हाड़ी रानी थी, बूंदी की थी। बूंदी में हाड़ा चौहान थे, तो बूंदी वालों की जो लड़कियां होती उनको हम कहते हाड़ी रानी। और इसके दो बेटे हुए थे, एक तो ये विक्रमादित्य और एक बेटे का नाम था उदय सिंह। ये दो बेटे थे। विक्रमादित्य राजा बना, विक्रमादित्य में ज्यादा लखन थे नहीं, विक्रमादित्य में लखन नहीं थे, तो अब संभाले कौन शासन? तो कर्मावती ने कहा मैं खुद संभाल लूंगी, और कर्मावती इसकी गार्जियन बनी, इसकी संरक्षिका बनी। तो कोई पूछ ले कि भाई जो सांगा की रानी कर्मावती थी वो मेवाड़ के कौन से राणा की गार्जियन बनी थी, कौन सी राणा की पैटर्न बनी थी, उसको प्रोटेक्ट करती थी? तो अपने बेटे विक्रमादित्य की गार्जियन बनी थी। इस टाइम गुजरात के अंदर एक राजा हुआ करता था बहादुर शाह। बहादुर शाह को समाचार मिले, बहादुर शाह को पता चला कि सांगा की डेथ हो चुकी है। सांगा की डेथ होने के बाद में रतन सिंह जी राजा बने, रतन सिंह जी की भी डेथ हो गई है। अब विक्रमादित्य राजा है, वो शक्तिशाली नहीं है, उसकी वाइफ ही संभाल रही है शासन। वैसे भी मेवाड़ खानवा के युद्ध के बाद में थोड़ा जर्जर स्थिति के अंदर आ चुका है। तो बहादुर शाह ने इसका फायदा उठाने की सोची, और बहादुर शाह 1533 में अटैक कर देता है। तो 1533 में बहादुर शाह ने अटैक कर दिया। जब 1533 में बहादुर शाह ने अटैक किया, तो लगा कर्मावती को लगा कि पार पड़ेगी नहीं, अभी अभी युद्ध हारे थे, उसके अंदर बहुत हालत खराब हो गई, राजा जल्दी जल्दी चेंज हुए हैं, बेटा भी इतना शक्तिशाली नहीं है, मुझे संभालना पड़ रहा है सब कुछ। उसने बहादुर शाह के साथ संधि कर ली, बहादुर शाह को एक किला दे दिया, रणथंभौर। रणथंभौर वाला किला दिया और कहा कि भाई साहब आप ये ले लो और वापस चले जाओ। बहादुर शाह वापस चला गया, और बहादुर शाह ने कहा ठीक, ये किला मैं रख लेता हूं। और उसको लगा यार बिना लड़ाई यदि अपने को रणथंभौर मिल रहा है, ना हिंग लगे ना फिटकड़ी, अपने को ये रंग आए चोखा, ये सही लग रहा है अपने को। और वो रणथंभौर का किला लेकर यहाँ से वापस चला जाता है। पर वही बात है जी, शेर के मुंह में एक बार खून लग जाए तो बाद में वो नरभक्षी बन जाता है। बहादुर शाह को लगा यार ये वाला मामला ठीक, रणथंभौर बिना लड़ाई मिल गया, इस बार एक बार वापस अटैक कर देते हैं। इस बार रणथंभौर नहीं तो कोई दूसरा, कोई कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़, मेवाड़ वालों के पास तो खूब सारे किले, केवल कुंभाई 84 में से 32 बनवा के चला गया, छोटा मोटा और नहीं तो भोमट मचा नहीं लेके आएंगे। तो 1534 में एक वापस अटैक कर देता है। 34 के लास्ट में अटैक हुआ था, 35 तक चला था, तो हम उसको 34-35 का आक्रमण करते हैं। तो याद रखना कि पहली बार जब वो आया था तब तो रणथंभौर का किला लेके चला गया था, लेकिन उसने दोबारा 34-35 में अटैक कर दिया था। थोड़ा सा देखो अगले वाले पेज पे देखते हैं अपने इसको, ये समझना इस बात को। बहादुर शाह ने पहले 1537 में अटैक किया, रणथंभौर लेके चला गया, दोबारा 34-35 में दोबारा अटैक करता। पढ़ेंगे देखो इसके बारे में अपने। दूसरा जो अटैक है उसको हम इस नाम से जानते हैं, चित्तौड़ का दूसरा साके के नाम से जानते हैं। कर्मावती को पता चला कि दोबारा आ गया बहादुर शाह, और उसको लगा कि यार ये ठीक है, और ऐसे यदि किले देते रहे तो पार पड़ेगी नहीं, तो तीसरी बार आ जाएगा, तो अब तो और कोई तरीका ही नहीं है, अब तो अपने को लड़ना ही पड़ेगा। और मैंने बताया था जब भी सेना कम हो और शत्रु की सेना ज्यादा हुआ करती थी, जो लड़ने का जो तरीका हुआ करता था उसको क्या बोलते थे? साका। मैंने ये भी बताया था साके में दो चीजें होती थी। साकर में महिलाएं करती थी जोहर, फायर बाथ कर लिया करती थी, अग्नि स्नान कर लिया करती थी, अग्नि में बैठ के जल जाया करती थी कि नहीं, हमारे कोई भी दुश्मन है वो हाथ नहीं लगा सकता। अपने आन बान की रक्षा के लिए, अपने सतीत्व की रक्षा के लिए महिलाओं द्वारा जो अग्नि स्नान किया जाता था उसको क्या बोलते थे? जोहर किया जाता था। वरना यदि आपके घर वाले सब मर गए तो दुश्मन आपको उठा के ले जाएगा और सेक्स स्लेव की तरह रहना पड़ता है। इससे अच्छा उनको लगता था कि नहीं, हम हमारी जो प्रतिष्ठा है, हमारी जो मर्यादा, उसकी रक्षा कर लेंगे, और हम इससे पहले जोहर कर लेती। और जब वो जोहर कर लेती, अब पुरुष हालांकि थोड़े से हुआ करते थे, लेकिन अब जब महिलाएं मरी गई तो उसके बाद में सारे पुरुष जितने भी होते थे वो केसरी कपड़े पहनते, केसरी कपड़े पहनकर बाहर लड़ने के लिए जाते। और अब एकमात्र उद्देश्य होता था कि दुश्मन को अधिक से अधिक कितना नुकसान पहुंचा सकते। तो पुरुष क्या करते थे? केसरिया। तो अब जोहर तो कौन करे? तो रानी कर्मावती करे। तो रानी कर्मावती ने तो जोहर किया। कहते हैं कि रानी कर्मावती जब जोहर में बैठ रहे थे उससे पहले उन्होंने दान दिया था कि भाई मैं अंतिम समय में दान देके जा रही हूँ। इस दान का हमें एक प्रूफ मिलता है। एक पुर नाम के गांव से एक कॉपर प्लेट मिली है पुर ताम्रपत्र, और उस पुर ताम्रपत्र में लिखा हुआ है कि रानी कर्मावती ने जोहर में बैठने से पहले और ये दान फलाने फलाने आदमी को इस ये जमीन दान में दी थी। तो कोई पूछे कि रानी कर्मावती के जोहर की जानकारी कौन सा ताम्रपत्र देता है? तो पुर ताम्रपत्र। 1535 आगे लिखा हुआ है। इसे पता चलता है कि ये कब हुआ होगा? तो 1535 में हुआ होगा।
1535 में। फिर इससे हम ये भी कह देंगे चित्तौड़ के दूसरे साके का टाइम निर्धारित होता है कि चित्तौड़ का दूसरा साका कब हुआ था, तो 1535 के अंदर हुआ था। अब ठीक है, केसरिया पुरुष करते, पुरुष किसके नेतृत्व में, तो हम देखा कि जब पहला केसरिया हुआ था रतन सिंह खुद लीड कर रहे थे, लेकिन अब राणा तो विक्रमादित्य, और विक्रमादित्य में ज्यादा लक्षण थे नहीं, और कहते हैं वैसे भी कर्मावती ने विक्रमादित्य और उदय सिंह जो छोटा भाई था, इन दोनों को आक्रमण से पहले ही अपने पीहर भेज दिया था, मतलब इन दोनों के ननिहाल भेज दिया था। ननिहाल कहाँ पे, बूंदी, ये तो बूंदी के अंदर थे। अब कौन करे, तो कहा भाई किले का जो सबसे सीनियर आदमी उसको दे दिया जाए। तो किले में एक सीनियर आदमी था बाघ सिंह। आज जिसको अपने प्रतापगढ़ कहते हैं, यहाँ का नाम पुराना नाम हुआ करता था देवलिया। तो देवलिया का सामंत हुआ करता था, देवलिया का राजा हुआ करता था बाघ सिंह। और कहा बाघ सिंह जी आप सीनियर हो। बाघ सिंह इससे पहले खानवा वाले युद्ध में भी भाग ले चुका था, पर खानवा वाले युद्ध में जिंदा रह गए थे। तो कहा एक बार फिर आपको देश के लिए लड़ने का, देश के लिए मरने का मौका मिल रहा है। बाघ सिंह का पक्का मैं लड़ूंगा देश के लिए, चिंता ही मत करो। और बाघ सिंह जी लड़ते हैं। उनको अब मैंने एक दिन पहले बात बताई थी, मेवाड़ के राजाओं क्या बोलते थे, दीवान बोलते थे। और अब इस दिन राजा की जगह लीड करने के लिए कौन जा रहा है, बाघ सिंह जा रहा है। तो बाघ सिंह का नाम पड़ गया था देवलिया दीवान। तो याद रखना इस बाघ सिंह को देवलिया दीवान कहा जाता है। देवलिया का मतलब प्रतापगढ़ है। देवलिया का मतलब क्या है, आज जिसको अपने प्रतापगढ़ कहते हैं वो है। शानदार बहादुरी से लड़ता है। हालांकि केसरिया का मतलब ही होता था कि सब लड़ते हुए मारे जाते थे। चित्तौड़ के किले के अंदर एक दरवाजा बना हुआ है पांडु पोल, उस पांडु पोल पे लड़ता हुआ मारा गया था। तो वहां पर इसकी छतरी वगैरह बनी हुई है, बाघ सिंह की छतरी वगैरह बनी हुई है। और यहाँ पर बहादुर शाह जो है वो कब्जा कर लेता है। अब छोटी क्लासों में यदि आपने कभी ये कहानी सुनी हो, वो कहानी इसी से जुड़ी हुई है कि जब कर्मावती पर ये दोबारा हमला किया था बहादुर शाह ने, कर्मावती को लगा अकेले पार नहीं पड़ेगी, तो कर्मावती ने एक मुगल बादशाह को राखी भेजी थी, और राखी भेज के सहायता मांगी थी अपने लिए। वो मुगल बादशाह कौन, तो आपने सबने पढ़ा छोटी क्लासों में, हुमायूं। हुमायूं मुगल बादशाह था, और हुमायूं को उसने राखी भेज के सहायता मांगी थी। हुमायूं उस समय ग्वालियर के आसपास था। हुमायूं वहां से चला, हुमायूं को लगा कि अच्छा बहादुर शाह ने आक्रमण किया। अब बहादुर शाह कौन, तो बहादुर शाह गुजरात का राजा है। पर कहते हैं बहादुर शाह ने उस टाइम मालवा पे भी कब्जा कर रखा था। मालवा भी बहादुर शाह का और गुजरात भी बहादुर शाह। तो कहते हैं मध्य प्रदेश में उधर हुमायूं बैठा हुआ था, और मालवा मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो हुमायूं ने सोचा क्यों ना पहले मैं मालवा पर अटैक कर दूं, क्योंकि बहादुर शाह तो इस समय चित्तौड़ के अंदर बिजी हो रखा है, और चित्तौड़ वो पहुंच नहीं सकता था टाइम पे। तो हुमायूं चित्तौड़ टाइम पे आ ही नहीं सका था, कर्मावती उससे पहले जोहर करना पड़ गया था उसे। तो हुमायूं मालवा पे अटैक करता है। हालांकि कहते हैं कि बहादुर शाह मालवा बचाने के लिए जाता है, चित्तौड़ पर कब्जा करके फिर वो मालवा बचाने के लिए जाता है। लेकिन जब उसे लगा कि मेरी यहाँ से पार नहीं पड़ेगी, तो वो वहां से भाग गया, और इधर दमन दीव जो पड़ते हैं अपने, इधर दमन दीव की तरफ चला गया था। ये वाला एरिया भी उसी के कब्जे में, उस समय पुर्तगालियों के और उसके बीच में टसल चल रही थी। गुजरात के पास में वो एरिया पड़ते हैं, और वहां पर वो पुर्तगालियों के साथ में कोई संधि करने के लिए गया था, और पुर्तगालियों ने उसको उधर अरब सागर के अंदर ही फेंक दिया था। नाव में बिठा के समझौता करने के लिए लेके गए थे, और उसके अंदर फेंक दिया गया था। तो बहादुर शाह उधर मर गया। जो बहादुर शाह मर गया, तो जो इधर बहादुर शाह कब्जा किए हुए लोग बैठे थे, चित्तौड़ वालों को जैसे पता चला बहादुर शाह मर गया, जो भी बचे हुए थे उन्होंने उन पर हमला किया, वो और भाग गए। तो फाइनली वापस चित्तौड़ इनके गुहिलों के कब्जे में आ गए।